ओके वेलकम दोस्तों। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग 11th इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 9 इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ इंडिया सिंस 1991 ये चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं। बहुत ही प्रैक्टिकल बातें आपको समझेगी, बहुत नई नई बातें आपको इस लेक्चर में से समझने को मिलेगी दोस्तों, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे कुछ इमेजेस आपके सामने लेके आ रहा हूं कि 1991 में ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से इंडिया को न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज को लाना पड़ा। आपको कुछ वर्ड्स आगे सुनने मिलेंगे, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन में भी आपने ये स्कूल टाइम में सुना भी हो सकता है। बट आज के इस लेक्चर में बहुत ही डिटेल में मैं आपके साथ इस चैप्टर को डिस्कस करने वाला हूं और आपको हर एक चीज समझा के देने वाला हूं। और वो कहते हैं ना कि हर एक बात अगर हमें समझती है तो वो याद भी रहती है और हम उसे लिख भी सकते हैं। यस और नो? यस सर। तो दोस्तों जैसे कि आपको इंडिया का मैप दिख रहा है, हमारी कंट्री इंडिया, राइट। अब हमारी कंट्री में क्या सर करेंसी क्या है? रुपीज है, राइट। जैसे कि अलग अलग कंट्री के अलग अलग करेंसी होती है, रुपीज हो गया, डॉलर्स हो गए, एन हो गया एंड सो ऑन। कंट्री के हिसाब से करेंसी बदलते जाती है, बराबर। अब अमेरिका में क्या चल रहे हैं सर? डॉलर्स चल रहे हैं। इंडिया में क्या चल रहे हैं? इंडियन रुपीज चल रहे हैं। यहां पे आपको क्या दिखेगा? गांधी जी का फोटो दिखेगा। वैसे ही अगर मुझे बाहर के कंट्री में ट्रेड करना है, बिजनेस करना है, तो मुझे उन कंट्री का पैसा चाहिए, फॉरेन करेंसी चाहिए। यस और नो? यस सर। जैसे चाइना हो गया, यूएसए हो गया एंड सो ऑन। तो आपको देखो सिर्फ इमेजेस को देखते रहना, बराबर है दोस्तों। अब जो मैं एक सवाल, एक जो मैं बात आपके सामने रखने जा रहा हूं वो ध्यान से समझिएगा। अगर वो समझ गई तो आपको पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से समझेगा और इकोनॉमिक पॉलिसी नया क्यों लानी पड़ी ये भी आपको समझ जाएगा। चलो ध्यान देना, सिर्फ आपको सिर्फ एक ही काम करना है, आपका 100% कंसंट्रेशन रखना है मेरे दोस्तों। हम लोगों ने सपोज रशिया, ये चाइना के साइड में रशिया दिख रहा है, यहां से गुड्स खरीदे। चाइना से तो नहीं खरीदने वाले, चलो लेकिन अज्यूम करते पहले खरीदते थे हम लोग। यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए से हमने गुड्स खरीदे। अब मुझे बताओ सब कंट्री में से गुड्स कहां पे आ रहे हैं? इंडिया में आ रहे हैं। ओके, वेल डन, वेरी गुड सर। अब इंडिया, जब बाहर के कंट्री से इंडिया में गुड्स आते हैं तो उसे क्या कहा जाएगा? इंपोर्ट कहा जाएगा। इस वर्ड को ध्यान से याद रखना करके, इंपोर्ट। अगर आपको इस टेक्स्ट बुक में जब मैं कुछ वर्ड्स पढ़ूंगा तब इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ये वर्ड्स आपको वहां पे समझने को या सुनने को मिलेंगे। और मैं नहीं चाहता कि, और ये मैं अज्यूम भी नहीं करना चाहता कि आपको पता है। सो मैं अभी आपको सब क्लियर करा के दूंगा। सो जब मैं चाइना से गुड्स खरीद रहा हूं, जब मैं यूएसए से गुड्स खरीद रहा हूं, इंपोर्ट खरीदना मतलब क्या? इंडिया में लेके आ रहा हूं बाहर के गुड्स, तो इन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों? इंपोर्ट कहा जाता है। और मेरे भाई और मेरी बहनों, उस केस में जब मैं कोई चीज खरीदता हूं तो मुझे पैसा देना पड़ेगा या मेरे पास पैसा आएगा? बोलो तो। आप कहोगे बट ऑब्वियस सी बात है सर, आपको पैसा देना पड़ेगा। मतलब जब इंपोर्ट होता है तो हमें करेंसी पेड करना पड़ता है। पैसों का क्या होगा? आउटफ्लो होगा। एरो देखो, चीजें इंडिया में आई, पैसा इंडिया से बाहर गया। यहां पे एक लॉजिक, एक कॉमन सेंस पे मैं आपके साथ बात करना चाहता हूं। मुझे बताओ दोस्तों, क्या यूएसए में रुपीस देके चलेगा क्या? नहीं सर, हमें क्या करना पड़ेगा? रुपीस का कन्वर्जन डॉलर्स में करना पड़ेगा सर। समझ रहा है क्या? जब मैं रुपीस को डॉलर में कन्वर्ट करूंगा तब जाके यूएसए वाले पैसा एक्सेप्ट करेंगे। सेम सीन है। आप क्या करना, इंडिया में फॉर एग्जांपल आपके कोई भी भाई बहन अगर चाइना, यूएसए कहीं पे भी है, उस कंट्री का करेंसी लेके आओ। इंडिया में आप हो, बराबर। इंडिया में सपोज मैं बात करता हूं, आप महाराष्ट्र में हो और जाना ऑटो वालों के पास, वन प्लेस टू अनदर प्लेस आपको जाना है और डॉलर उसको देना। वो बोलेगा पागल है क्या, मुझे तो 20 रुपए का नोट दे भाई, तू $100 देगा, फिर भी मैं क्या करूं? वो मेरे काम का नहीं है, मेरे से कोई आगे लेने ही नहीं वाला। सो वो भी तो पैसा ही है, लेकिन इंडिया में चल रहा है क्या? लोकल मार्केट में लोगों को क्या पता है? रुपीज ही पता है, उन्हें सिर्फ महात्मा गांधी जी समझते हैं। अब यहां पे हम लोगों को जिस तरह से बाहर के किसी पर्सन को, फॉरेनर को अगर इंडिया में ट्रैवल करना है तो वो डॉलर नहीं देते बेटा, वो क्या करता है? फॉरेन करेंसी को कन्वर्ट करता है। किस में सर? रुपीज में कन्वर्ट करता है।
और शायद आप लोगों ने ये भी देखा होगा जो रेट चलते रहते हैं, $1 इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेट कुछ समय पहले 70 रुपये हुआ करता था, 17 रुपीज 70 रुपीज करके। सो मेरे दोस्त, तो ये कन्वर्जन क्यों करना पड़ रहा है? बट ऑब्वियस सी बात है सर, अगर मैं गल्फ कंट्रीज से इंडिया सबसे ज्यादा ऑयल अगर इंपोर्ट करता है तो उन्हें हम लोग करेंसी रुपीज जो है उनके डॉलर को हमें खरीदना पड़ेगा उतने में, और फिर हम डॉलर देके वो चीजें खरीदेंगे। समझ में आया? तो सर एकदम इसको सिंपल रखते हैं कि अगर कोई इंडिया में आता है तो उनकी करेंसी जिस हिसाब से इंडिया में नहीं चलेगी, उनको हमारे रुपीस को खरीदना पड़ेगा, या फिर मैं कहूं कि कन्वर्ट करना पड़ेगा उनका मनी। यस, ओके, तो ही इंडिया में वो चीज हो पाएगी। मेरे दोस्तों, इस पॉइंट को आगे रखते हुए मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं। एक वर्ड आएगा इकोनॉमिक क्राइसिस, फाइनेंशियल क्राइसिस 2008 में भी आया था, लेकिन सबसे बड़ा 1991 में जो क्राइसिस आया था जिसने सब लोगों को हिला के रख दिया था। इकोनॉमी बुरी तरीके से बच गई थी, इकोनॉमी की अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा आ गया था। दोस्तों, इंडिया के पास जो फॉरेन रिजर्व्स होते हैं, अब आप कहोगे सर ये फॉरेन रिजर्व क्या नया वर्ड आपने यूज किया? आपके टेक्स्ट बुक में है, यहां पे आप पढ़ने वाले हो, लेकिन समझ लो फॉरेन रिजर्व मतलब सर हमारे पास, इंडिया के पास जो डॉलर में पैसा होना चाहिए फॉरेन करेंसी में, वो इतना था कि कुछ वीक्स तक ही चलेगा। मतलब वो अगर खत्म तो मैं लोगों से, फॉरेन कंट्री से कुछ चीज खरीद ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि उनके पैसे मतलब डॉलर्स या फिर एन या फिर कोई और चीज जो भी उस कंट्री का करेंसी है, हमारे पास इतना फॉरेन रिजर्व नहीं था कि हम 2-3 वीक से ज्यादा खर्चा कर सके। और अगर वैसे हो जाता, समझ लो क्या होता, शायद हम वापस इंडिपेंडेंट की, मतलब लोन लेना पड़ता, हमें किसी और पे डिपेंड रहना पड़ता, और पाकिस्तान जैसे हालत हो जाते दोस्तों, लोन पे लोन, लोन पे लोन, लोन पे लोन, और पता नहीं क्या पता कि लोग फिर हमारी कंट्री पे कब्जा भी कर लेते। तो 1991 ये सिनारियो बहुत ही भयंकर हो गया था। इंडिया को बहुत ज्यादा जरूरत थी कि वो अपने लॉज में कुछ बदलाव करे, नए इकोनॉमिक पॉलिसीज लेके आए, कुछ नई नई बातें करे, जिससे इंडिया वापस एक बार स्टेबल हो जाए। आज अगर आप गूगल भी करोगे कि इंडिया के पास कितना फॉरेन रिजर्व है, हम सालों जी सकते हैं विदाउट एनी, अभी एक ट्रांजैक्शन भी बंद हो गया तो इंटरनेशनल, इतना रिजर्व हमने करके रखा है। लेकिन उस वक्त सिनारियो खराब था, कुछ ऐसे स्टेप्स लिए गए जिसकी वजह से सारी सिचुएशन में बदलाव आया करके। तो 1991 का जो ये क्राइसिस था, इकोनॉमिक क्राइसिस 1991 में, उसकी वजह से एक नया इकोनॉमिक पॉलिसी फॉर्म हुआ। सर पॉलिसीज मतलब क्या? रूल्स एंड रेगुलेशन जो गवर्नमेंट, कंट्री, कोई भी सिस्टम, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करती है और अपने ऑर्गेनाइजेशन को, अपने कंट्री को, अपने संस्था को आगे लेके जाती है। तो दोस्तों इतना बैकग्राउंड काफी था। ये जो टेक्निकल चैप्टर है, जो मे भी कुछ बच्चों को बोर लगता होगा, वो चैप्टर समझने के लिए। अब जो बातें मैंने आपके साथ डिस्कस की, उससे भी कहीं ज्यादा इंटरेस्टिंग बातें मैं आपके सामने लेके आने वाला हूं, जब मैं आपको टेक्स्ट बुक में से ये चीजें पढ़ाऊंगा। 1991 में मनमोहन सिंह ने ये कंसेप्ट लाया था करके, राइट? और वो तब फिनांस मिनिस्टर थे, आई थिंक सो, और बहुत ही अच्छा, मतलब ब्रिलियंट पर्सन है, पर्सनैलिटी वो, और जिन्होंने ये चीजें सोची थी। बट ठीक है, हम लोग पढ़ते हैं अभी क्या है कैसे है, और आपका सबका ध्यान चैप्टर नंबर 9 इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ इंडिया सिंस 1991 पे होना चाहिए। मैं सिर्फ आपको अभी इंट्रोडक्शन बता रहा हूं, आप सबका ध्यान यहां पे होना चाहिए और हर एक पॉइंट आपके समझ में आना चाहिए करके। यस सर। In the beginning of the last decade of the 20th century, Indian economy experienced an economic crisis. क्या हुआ सर इंडियन इकोनॉमिक में? इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया सर, अनएम्प्लॉयमेंट होने लगा सर, लोगों के जॉब चले गए सर, पैसा, रुपीस से डॉलर का प्राइस बहुत बढ़ने लगा, रुपीस का प्राइस कम होने लगा, चीजों के प्राइस बढ़ने लगे, बहुत सारी बातें करके 99 के वक्त, राइट? ओके, आगे। एट द एंड ऑफ द जून 1991, कौन सा मंथ दिया है स्पेसिफिकली याद रखना, जून 1991, फॉरेन करेंसी असेट्स डिक्लाइन to such an extent that it was barely enough to finance 2 weeks of the import. इतना ही पैसा हमारे पास था, फॉरेन करेंसी इतना ही था दोस्तों, कि हम लोग कितने वीक तक इंपोर्ट कर सकते थे चीजें? हार्डली भाई 2 वीक भी बहुत हो गया,
2 वीक्स तक हम लोगों से बाहर से लेके चीजें उनको पैसा दे सकते थे। कौन से करेंसी में? फॉरेन करेंसी में। फॉरेन असेट वर्ड यूज किया है। वापस एक बार, ये पैराग्राफ आपको 100% समझना चाहिए। एक ही बार करो, परफेक्ट करो। सर क्या था? एट द एंड ऑफ द जून 1991 फॉरेन करेंसी असेट्स, मतलब जो फॉरेन रिजर्व था इंडिया के पास, डिक्लाइन टू सच एक्सटेंट, इतना गिर गया था दैट इट वाज बेयरली इनफ टू फाइनेंस 2 वीक ऑफ द इंपोर्ट, कि हम लोग इंपोर्ट करके ज्यादा से ज्यादा कितने महीने पैसे रिपे कर सकते थे? ओनली 2 मंथ्स। यस सर। द एनुअल रेट ऑफ इन्फ्लेशन रीच टू 16.7% इन अगस्त 1991। तो महंगाई का जो रेट था, जो इन्फ्लेशन का रेट था, वो 16.7%, 16.7% बढ़ गया था। देखो, चैप्टर की शुरुआत भी कुछ ऐसे ही उन्होंने किया हुआ है, जो मैंने आपको थोड़ा बैकग्राउंड दिया था। कितने वीक तक इंपोर्ट कर सकते थे? उतना पैसा था फॉरेन करेंसी में, बोलो 2 वीक्स तक। कब ये सिचुएशन आया था? 1991 में। ओके सर, नेक्स्ट पैराग्राफ, आगे जाते हैं हम लोग। The government expenditure was greater than its revenue due to defense expenditure, subsidies, interest on loan, etc. दोस्तों, हर गवर्नमेंट बजट बनाती है। मतलब क्या सर? चलो गवर्नमेंट को फॉर द टाइमिंग हम साइड में रखते हैं। आपके घर में आपके डैडी महीने का 50,000 कमाते हैं। एग्जाम्पल, कितना कमाते हैं? 50,000 सर। सर लिख के बताओ। ओके चलो लिख के बताता हूं। आपके घर में आपके डैडी महीने का कितना कमाते हैं सर? 50,000 कमाते हैं। 50,000। और महीने का खर्चा आपका 70,000 है। मुझे बताओ, इनकम कम, खर्चा ज्यादा। तो इस केस में दोस्तों, आपका इनकम कम है, आपका खर्चा ज्यादा है। तो ये अच्छी बात है कि बुरी बात है? डेफिनेटली आप कहोगे सर ये तो बुरी बात है। क्यों बुरी बात है सर? क्योंकि सर 20,000 बचा हुआ का क्या करना पड़ेगा? हमें लोन लेना पड़ेगा, और ये तो चल ही नहीं सकता। यस और नो? बट ऑब्वियस सी बात है। तो आप मुझे बताओ कि कर्जे में डूबते जाओगे, और लोन लोगे, और लोन लोगे, और लोन लोगे, उस पर इंटरेस्ट इंटरेस्ट इंटरेस्ट, और बंदा फिर खत्म। क्यों हुआ ऐसे? हो सकता है आपके डैडी ने कहीं से ब्याज पहले से ही लेके रखा हो और उन लोगों को इंटरेस्ट देना पड़ रहा हो सकता है आपने अननेसेसरी खर्चा कर दिया, हो सकता है हॉस्पिटल का उस वक्त अचानक से कोई एडमिट हो गया और हॉस्पिटल का खर्चा करना पड़ा। तो ऐसे ही आपकी हमारी कंट्री भी चलती है। उस 1990s के एरा में कुछ वॉर्स इंडिया में चल रहे होंगे, कुछ डिफेंस से रिलेटेड खर्चे ज्यादा हो गए, लोगों को सब्सिडी देना पड़ता है। जैसे गैस सिलेंडर आप लेते हो, देखो वैसे तो 800 रुपए का गैस होता है, लेकिन आपको 500 ही देना पड़ता है। एग्जांपल, अप्रोक्सीमेट हाइपोथेटिकल अमाउंट बता रहा हूं मैं, राइट? 500 आप दोगे, 300 आपके बिहाफ पे गवर्नमेंट देती है। तो इसे क्या बोलते हैं? सब्सिडी देना। तो गवर्नमेंट का खर्चा ज्यादा था और आने वाला रेवेन्यू कम था। The positive effect of socialist pattern of society was on the verge of decline. On this ground, it was necessary to bring new change in the economy. और इस सब मुद्दों पे अब जरूरत थी कि इकोनॉमी में कुछ नए बदलाव लाए जाए, पॉलिसीज को चेंज किया जाए। Hence, इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अडॉप्टेड न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी NEP, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इन द ईयर ऑफ 1991। थोड़ा टेक्निकल था, लेकिन पहले 2 पैराग्राफ समझे क्या सर आपको? यस सर, कोई दिक्कत नहीं थी सर, हमको समझ रहा है। हम आगे बढ़ते हैं। क्या है आगे देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी विच स्टार्टेड इन द ईयर ऑफ 1985 गॉट मोमेंटम इन द ईयर ऑफ 1991। तो सर और मैडम, ये जो प्रोसेस था ना कि नए इकोनॉमिक पॉलिसीज लानी है, इस पे सोच विचार तो 1985 में ही चालू हो गया था। गवर्नमेंट को देखो, हर किसी को अपनी बचती ना तो इंट्यूशन आने लगते हैं, कुछ ना कुछ है भाई, नया लाना पड़ेगा, बदलाव करना पड़ेगा, वो ना सोच चालू हो जाती है। 1985 से प्रोसेस चालू हो गई थी। 6 साल बाद वो क्या हुआ? मोमेंटम, उसको इंप्लीमेंट करने की बारी आई। द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी इंट्रोड्यूस रेडिकल चेंजेस इन अनशेकल इंडियाज इंडस्ट्री इकोनॉमिक फ्रॉम द क्या है कॉबवेब ऑफ अननेसेसरी ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल एंड रिजिडिटी इन द गवर्नमेंट प्रोसीजर। जो अननेसेसरी बातें थी, जो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा के रखी थी, जो नहीं होना चाहिए था वो भी बातें थी,
उसको हटा दिया गया। सिंपल तरीके से नई नई चीजें सिंपल वे में इंडिया के लोगों के सामने रखी गई। रिजिडिटी को हराया गया, फ्लेक्सिबल प्रोसीजर लाई गई। अकॉर्डिंग टू न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी, द स्टेट विल नो लॉन्गर प्ले द रोल ऑफ कंट्रोलर एंड रेगुलेटर, बट इट विल एक्ट एज अ फैसिलिटेटर, कोऑर्डिनेटर, इंस्पायरर एंड सुपरवाइजर। ओके सर, इस लाइन का मतलब हमें समझा दो। हम हिटलर नहीं बने, हम ये नहीं बोल रहे मेरा वचन ही शासन, ये नहीं है। इसमें वो कह रहे कि आप अपने हिसाब से करो, हम कंट्रोलर नहीं है। जैसे प्रधानमंत्री जी कहते हैं, मैं आपका प्रधानमंत्री नहीं, प्रधान सेवक हूं, मैं आपकी सेवा करने। देखो, दो अलग अलग स्टेटमेंट है कि मैं जैसे बोलता वैसे कर। हाँ, यहां पे 1991 के पॉलिसी में जो रेगुलेटर, जो कंट्रोलर का था कि नहीं नहीं मेरे को बोल के कर, मेरे को पूछ के कर। कितना इरिटेट होता है हमें अगर कोई बंदा बोले कि तू तेरे को पैर भी हिलाना है मेरे से पूछ, तेरे को बाहर जाना है मेरे से पूछ। और 10 बार इतना कंट्रोल रहा ना, वो बच्चे ज्यादा बिगड़ते हैं। यस और नो, तो कंट्रोल रख रख के पूरी बजा दी थी इकोनॉमी की। तो हमने क्या किया, जो रोल था स्टेट मतलब जो गवर्नमेंट का रोल था, वो कंट्रोलर और रेगुलेटर से ज्यादा, मतलब उससे कम करके हम लोगों ने फैसिलिटेटर बनाए। मतलब इस रोल में वो उनकी मदद करेंगे, उनको इंस्पायर करेंगे, कुछ जरूरत है तो उनको वो प्रोवाइड करेंगे। ऐसे गवर्नमेंट का पहले तो रोल बदला, राइट। तो आप लोगों को बॉस नहीं लीडर बनना है, ऐसे उन्होंने कहा करके। यस सर। तो मेरे दोस्तों, ये जो पहला पॉइंट था, इसमें देखो था बहुत सिंपल बात, लेकिन जिस हिसाब से मैंने एक बैकग्राउंड क्रिएट किया और आपको बताया, तो होप सो ये आपको ज्यादा टेक्निकल और ऐसे ही लगेगा कि नहीं लर्न होगा। डेफिनेटली आपको सब बातें याद तो हो ही जाएगी। तो इंट्रोडक्शन खत्म हुआ, कोई डाउट नहीं सर। अब हम जाएंगे कि मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991। जो 1991 का जो इकोनॉमिक पॉलिसी आया नया, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था करके, राइट। चलो, कितने पॉइंट है सर? 7, और ऊपर कुछ है क्या? 1 पॉइंट है, 8 पॉइंट है। 8 के 8 पॉइंट में आपको लर्न करा के दूंगा अभी, और आपको मेरे साथ ही करना है। चलो, पहला पॉइंट क्या है, पढ़ते हैं। स्क्रीन पे आप देखते रहो, आपको समझ रही सारी बातें। टू प्लंज द इंडियन इकोनॉमी इनटू एरेना ऑफ ग्लोबलाइजेशन। हम लोग रिस्ट्रिक्टेड नहीं रह सकते, अब हमको ग्लोबलाइज होना है। मतलब इंडिया के लोग बाहर जाएंगे, बाहर के लोग इजीली इंडिया में भी बिजनेस करने आ सकते हैं। उन पे रिस्ट्रिक्शन हम कम कर देंगे, उनके रिस्ट्रिक्शन, उनको सारी सुविधाएं प्रोवाइड करेंगे। एंड मेक इन इंडिया वाला नारा, इन शॉर्ट अगर बताओ तो ग्लोबलाइजेशन की तरफ हम जा रहे थे। हम लोग ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करें या फिर कम से कम इंपोर्ट करें, राइट, या फिर दूसरे लोगों को इंडिया में बिजनेस करने के लिए मोटिवेट करें, ग्लोबलाइजेशन। दूसरा, टू ब्रिंग डाउन रेट ऑफ इन्फ्लेशन। जो 16.7 16.7 इन्फ्लेशन हो गया था, बढ़ गया था, इस इकोनॉमिक पॉलिसी का एक ऑब्जेक्टिव था, ऑब्जेक्टिव्स ना, एक ऑब्जेक्टिव था कि जो इन्फ्लेशन बढ़ गया उसे कम कर दे। पहले 2 पॉइंट लर्न कर लो। चलो, पहला पॉइंट क्या था, इंडियन इकोनॉमी को कौन से एरिया में लेके जाना है, कौन से एरिया में लेके जाना है, ग्लोबलाइजेशन के। तो हम लोग ग्लोबलाइजेशन की तरफ गए, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन बढ़ गया है उसे क्या करना है, रिड्यूस करना है, ब्रिंग डाउन, वापस नॉर्मल लेवल पे लेके आना है। 2 ऑब्जेक्टिव समझे? यस सर। नेक्स्ट पॉइंट, टू करेक्ट द डिसइक्विलिब्रियम इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट। डिसइक्विलिब्रियम दूसरा वर्ड है बैलेंस ऑफ पेमेंट। मतलब सर ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की बात की, मतलब सर बताओ ना हमको और क्या रहता है ये चीज। ठीक है राजा, सुनो, ध्यान से सुनना, हाँ समझना, और आपको समझ रहा है इसलिए सारी चीजें मैं यहीं पे लिखा के दे रहा हूं, करके आपको लिख के दे रहा हूं। ये इंडिया है, भावनाओं को समझ लेना। यहां पे गुड्स अगर अंदर आए, गुड्स अंदर आए तो ये क्या हो गया सर, इंपोर्ट। इंपोर्ट होता है तो आपको पैसे डॉलर में, बाहर की करेंसी में, डॉलर में पैसे क्या जाएंगे, इंडिया से बाहर जाएंगे, क्योंकि आपने इंपोर्ट किया है, बराबर। इंपोर्ट हुआ, गुड्स तो इंडिया में आ गए, गुड्स इंडिया में आए, लेकिन मनी कहां गया, इंडिया से बाहर गया, फॉरेन करेंसी में ज्यादा मनी बाहर चला गया। वही उल्टा केस होता, क्या सर, आपने एक्सपोर्ट किया है, बाहर गुड्स सेंड किए, एक्सपोर्ट, क्या किया, एक्सपोर्ट। अब एक्सपोर्ट किया तो बताओ पैसा इंडिया से बाहर जाएगा कि बाहर से इंडिया में आएगा? बट ऑब्वियस सी बात है, गुड्स, आपने गुड्स या सर्विस बाहर सेल की है तो वो लोग पैसा देंगे, और पैसा कहां आएगा, इंडिया में आएगा। मनी कहां पे आएगा, इंडिया में आएगा। सो मुझे बताओ दोस्तों, फॉरेन करेंसी ज्यादा से ज्यादा इंडिया में आनी चाहिए या इंडिया से जानी चाहिए?
आप बोलोगे सर इंडिया में पैसा आना चाहिए, अच्छी बात है, तो इसीलिए गवर्नमेंट भी कहती है आपका फोकस किस पे होना चाहिए ज्यादा। अगर आपके स्कूल के कॉलेज के टीचर ने पूछा तो कहना कि एक्सपोर्ट ज्यादा से ज्यादा करे ताकि हम फॉरेन करेंसी में पैसा कमा सके। और यही क्या था, इम्बैलेंस था, तो ये बैलेंस ऑफ पेमेंट हमको क्या करना पड़ा, उसका बैलेंस करना है। करेक्ट द डिसइक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम ने वो क्या हो गया, इम्बैलेंस हो गया, उसको बैलेंस करना। 3 पॉइंट समझे क्या। पहला पॉइंट क्या था, ग्लोबलाइजेशन का। दूसरा पॉइंट क्या था, ब्रिंग डाउन क्या, रेट ऑफ इन्फ्लेशन। तीसरा पॉइंट क्या था, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसको इक्विलिब्रियम पे ला दो, करेक्ट कर दो डिसइक्विलिब्रियम को। ओके सर। चौथा पॉइंट, एक्वायर हायर इकोनॉमिक ग्रोथ रेट। कुछ नहीं सर, बहुत सिंपल था, ग्रोथ रेट को बढ़ा दो। इकोनॉमिक पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव था कि वो लोग ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ रेट लाएंगे। ओके। बिल्ड सफिशिएंट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, बिल्ड सफिशिएंट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। मैंने कहा ना कि एक्सपोर्ट ज्यादा करो, इंपोर्ट जितना जरूरी उतना ही इंपोर्ट करो, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा फॉरेन रिजर्व इंडिया में ला सको, और इंपोर्ट कम कर रहे हो तो कम से कम बाहर जाएगा, तो आपका जो रिजर्व होगा, मतलब सेविंग वाली बात है बाबा, सिंपल सी है। मैं इनफ्लो ज्यादा है, आउटफ्लो कम है, पैसा कमा 1000 रुपए रहा हूं, खर्चा 10 रुपया कर रहा हूं, तो 990 रुपए का हो गया सेव, तो मेरा रिजर्व हो गया ना, यस और नो। 1 लाख रुपया कमाया, 1000 रुपया ही खर्चा किया, तो 99,000 क्या हो गया, रिजर्व हो गया। तो वैसे ही उनका फोकस था ऑब्जेक्टिव कि बिल्ड सफिशिएंट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। ऐसे ना हो वापस 1991 की तरह कि 2 हफ्ते पूरे का इतना पैसा वापस बचे। यस सर। 5 पॉइंट खत्म, 3 पॉइंट बचते हैं। किसके सर, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ व्हाट, इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ द व्हाट 1991। एक सवाल आ सकता है, तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। पहला ग्लोबलाइजेशन, दूसरा ब्रिंग डाउन द रेट ऑफ व्हाट, इन्फ्लेशन, तीसरा करेक्ट द डिसइक्विलिब्रियम। करेक्ट क्या ना, इक्विलिब्रियम होना चाहिए, डिसइक्विलिब्रियम इसे करेक्ट करेंगे। बैलेंस ऑफ व्हाट, पेमेंट, मतलब वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो पेमेंट करते हैं डॉलर में। फिर क्या था, ग्रोथ रेट को बढ़ाना है, और क्या, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को बढ़ाना है। ये 4 पॉइंट हो गए। आप ये साइड में लिख के भी रखो एक एक वर्ड्स को, तो याद आएगा। 6 पॉइंट, टू अचीव इकोनॉमिक स्टेबिलाईजेशन एंड टू रिड्यूस फिस्कल डेफिसिट। हम लोगों को एक वर्ड अंडरलाइन कर लो, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, स्टेबिलाईजेशन मतलब इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, एंड क्या, फिस्कल डेफिसिट, मतलब गवर्नमेंट का जो खर्चा ज्यादा हो रहा है, रेवेन्यू कम खर्चा ज्यादा, वापस रेवेन्यू कम खर्चा ज्यादा, इसको डेफिसिट कहते हैं। इस डेफिसिट को भी रिड्यूस करें। हम लोग चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा पैसे आए टैक्स के फॉर्म में, और उसी के हिसाब से खर्चा भी करें हम लोग, राइट। 6वां पॉइंट समझा सर आपको। 6 पॉइंट, अचीव इकोनॉमिक स्टेबिलाईजेशन, स्टेबिलिटी लेके आओ इकोनॉमी में, और क्या करो, रिड्यूस करो फिस्कल डेफिसिट को। ओके। 7वां पॉइंट, टू इस्टेब्लिश इंटरनेशनल ट्रेड रिलेशन फॉर द फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। इकोनॉमिक पॉलिसी का ये भी एक फंडा था। अब मोदी जी लोग बोलते बहुत बाहर घूमते, आधा वक्त तो दूसरे कंट्री में रहते। तो दोस्तों कुछ डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाना भी जरूरी है, कुछ फॉरेन रिलेशन की भी बात होती है। आप लोग ऐसे कुछ रिलेशन बनाओ। आप वापस एक बार ये पॉइंट देख सकते हो, to establish international trade relations for what, free flow of goods and without any restriction। हम ऑस्ट्रेलिया को कहेंगे कि देखो, हम आपके 2 गुड्स खरीद रहे हैं, या 2 ऐसी चीजें जिस पे हम ज्यादा टैक्स नहीं लगाते, आप भी इंडिया के कुछ गुड्स को फ्रीली इंपोर्ट आपकी कंट्री कर सके, ऐसे कुछ रूल्स बनाओ। हम लोग जब कंट्री टू कंट्री ट्रांजैक्शन करें तो कुछ भी रेस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए। तो एक इकोनॉमिक पॉलिसी में रिलेशनशिप कंट्री के साथ कैसे होना चाहिए, इस पे भी बात हुई है। एंड लास्ट पॉइंट मेरे भाई और बहनों, इस पॉलिसी का, टू इंक्रीज पार्टिसिपेशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर। क्या हो गया था दोस्तों, गवर्नमेंट जॉब, लोगों को मोटिवेशन नहीं रहता। मतलब सर पगार आने वाला है, महीने के एंड में इतना फिक्स डिपॉजिट, मतलब मेरा अकाउंट में क्रेडिट होगा तो होगा, काम करो मत करो, कंपटीशन इच नहीं। लेकिन जब प्राइवेट बंदा प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन चलाता है ना, उसको पता है अब तू जितना करेगा उतना आगे तू जाने वाला है, तो वो बोला आग लगते उसमें, और वो काम भी ऐसे करता है। तो इकोनॉमिक पॉलिसी का एक ऑब्जेक्टिव ये था कि आप जो प्राइवेट सेक्टर्स है उनका पार्टिसिपेशन बढ़ाओ, ताकि वो कंपटीशन आएगा और लोग अच्छे से काम करेंगे करके। तो क्या था लास्ट पॉइंट, टू इंक्रीज द पार्टिसिपेशन ऑफ प्राइवेटाइजेशन। तो दोस्तों कितने पॉइंट हुए, 8। चलो मेन हेडिंग अगर मैं बताऊं, क्वेश्चन क्या था, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ
1991। आपको सवाल भी क्या आएगा, ईयर के साथ आएगा। व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ द ईयर ऑफ 1991? आप पहले बताओगे ग्लोबलाइजेशन। मेन वर्ड याद रखो, क्या करना है, ब्रिंग डाउन इन्फ्लेशन रेट। तीसरा, करेक्ट करना है डिसइक्विलिब्रियम, कौन से पेमेंट में, बैलेंस ऑफ पेमेंट में। चौथा, ग्रोथ रेट बढ़ाना है। पांचवा, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ाना है। छठवां पॉइंट, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लेके आनी है और फिस्कल डेफिसिट को रिड्यूस करना है। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को लेके आना है, फिस्कल डेफिसिट को रिड्यूस करना है। सातवां पॉइंट, इंटरनेशनल ट्रेड रिलेशन को मेंटेन रखो ताकि आप फ्री में गुड्स एंड सर्विस जो रिस्ट्रिक्शन है उसको हटा सको जो भी आएंगे। एंड आठवां पॉइंट, प्राइवेट सेक्टर को क्या करो, आप ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंस दो करके उस लोगों को पार्टिसिपेशन बढ़ाओ। दैट्स इट, 8 पॉइंट हो गए। इंट्रोडक्शन देखा, ऑब्जेक्टिव देखा, अब फीचर्स भी है और फीचर्स बहुत ही अच्छे हैं। मुझे लगता है इस सेशन में हमने यहीं पे रुकना चाहिए। इतना आप अच्छे से करो, ज्यादा बड़े बड़े सेशन नहीं कर रहे हम लोग, छोटे शॉर्ट में अच्छे से सेशन रखेंगे ताकि आपको हर चीज समझे। तो पहले ये पार्ट हो गया, फिर मैं फीचर्स भी आपको लर्न करा के दूंगा। हर चीज मेरे लेक्चर के साथ करो, आप लिखते रहो नोटबुक में तो आपको सारी चीजें समझेंगे, राइट। तो दोस्तों इस सेशन में यहीं पे रुकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। फीचर्स ऑफ द इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। 2 क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव्स अलग थे, फीचर्स अलग है। ऑब्जेक्टिव समझ लो, फिर फीचर्स में एक एक पॉइंट का अलग अलग एक्सप्लेनेशन है, वो सब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और ये दूसरा सेशन तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।